हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हमारे 10,000 प्लस जीके क्वेश्चंस की सीरीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज की वीडियो हम टोटल 300 प्लस क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और मेरा विश्वास है कि आपके आने वाले एग्जाम में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा और ये पूरी सीरीज ही आपकी बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, साथ ही हमारी सीरीज को सपोर्ट भी करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को क्या कहा जाता है। तो दो जलाशयों को जोड़ने वाली संकरी जल पट्टी को जल डमरू मध्य कहते हैं दोस्तों। और कुछ जल डमरू मध्यों से क्वेश्चन पूछा जाता है जिनको इंग्लिश में दोस्तों पे स्टेट कहते हैं, यानी कि पाक स्टेट, डेविस स्टेट हो गया, बेरिंग स्टेट हो गया, डोवर स्टेट हो गया, जिब्राल्टर स्टेट हो गया। ये सब किन के बीच में? तो पाक स्टेट जो है वो इंडिया यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में है। जो डेविस स्टेट है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में है। बेरिंग स्टेट पूछा जाए तो ये रसिया और अलास्का के बीच में है। डोवर स्टेट जो है ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। और ये जो जिब्राल्टर स्टेट है ये स्पेन और मोरक्को के बीच में है। और जिब्राल्टर स्टेट को भूमध्य सागर का द्वार भी कहते हैं। और इसको एक और नाम है पर्ल्स ऑफ हरक्यूलिस। पर्ल्स ऑफ हरक्यूलिस भी जो है वो जिब्राल्टर जल संधि को ही कहा जाता है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, जब सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है या पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे क्या कहते हैं? ग्रहों की गति के नियम दोस्तों केपलर ने दिए थे। और केपलर ने बताया था कि जब भी कोई ग्रह सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाएगा तो हमेशा वो दीर्घवृत्ताकार पथ में लगाएगा, यानी कि ये सूर्य है तो इसके सिर्फ ऐसे लगाएगा, यानी कि एक बार वो ग्रह नजदीक से गुजरेगा, एक बार दूर से गुजरेगा। जब कोई भी ग्रह यानी कि पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो इसको हम लोग अपसोर कहते हैं, एपीहेलिन बोलते हैं। और जब कोई भी ग्रह या पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक होगी इसको हम लोग उपसौर कहेंगे। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को भी आप लोग साथ में याद रखेंगे। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब ये सन और अर्थ यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में मून आ जाता है, यानी कि चांद आ जाता है, तो सूर्य ग्रहण होता है। और मून और सन के बीच में, सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाए इसको हम लोग चंद्र ग्रहण कहते हैं। पृथ्वी की दो गतियां होती है, एक घूर्णन गति होती है जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, 24 घंटे में अपना चक्कर पूरा करती है। और एक परिक्रमण गति होती है जो पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ करती है। और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने में दोस्तों 365 से ही 1/4 यानी कि 1/4 यानी कि 6 घंटे, 365 दिन और 6 घंटे का समय लगाती है। एड्स, गलसुआ और पोलियो, इन तीनों में कॉमन क्या है? इनमें कॉमन ये है कि ये सारे जो रोग है वो वायरस के द्वारा होते हैं। वायरस के द्वारा होने वाले जैसे खसरा, पोलियो आपने लिख लिया है, गलसुआ एड्स हो गया, हेपेटाइटिस, छोटी माता चिकनगुनिया हो गया, तो छोटी माता, डेंगू, ये सारे रोग जो है वो वायरस के द्वारा होते हैं। एड्स के बारे में खास आप लोग बात याद रखेंगे। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। एड्स जो है वो AIDS, एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये HIV वायरस से होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और इसका एक टेस्ट होता है जिसका नाम है एलाइजा। ये भी आप लोग याद रखेंगे, एड्स के टेस्ट का नाम एलाइजा होता है। साथ ही एड्स जो है वो एक प्रकार का STD है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिजीज है, यौन संचारित रोग है। अगला क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? मानव का सामान्य रक्तदाब 180/80 या 80/120 होता है, यानी कि इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर बी, 80/120। साथ ही रक्तदाब का आप लोग याद रखेंगे, इसको मापा जाता है स्पिग्मोमैनोमीटर से। स्पिग्मोमैनोमीटर से रक्तदाब मापा जाता है। और बात करें हमारे रक्त की, तो हमारे रक्त के दो भाग होते हैं, यानी कि एक लिक्विड पार्ट होता है और एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट को दोस्तों प्लाज्मा कहते हैं। और सॉलिड पार्ट में 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC का जीवन काल 120 दिन का होता है, WBC का 1 सप्ताह का यानी 7 दिन का होता है। और प्लेटलेट्स जो है हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। RBC का निर्माण जो है वो स्प्लीन में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। और इसका जो नष्ट होती है वो स्प्लीन यानी कि प्लीहा के अंदर RBC नष्ट होती है। तो प्लीहा को या स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से, यानी कि किस राज्य के इतिहास से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु के इतिहास से। संगम युग का मतलब होता है यानी कि तमिल कवियों का संगम। और तमिल कवियों के टोटल 3 संगम हुए हैं। और 3 संगम में कौन कौन से? पहला, दूसरा और तीसरा। और इन संगम के अध्यक्षों के बारे में पूछा जाता है कि पहले संगम के अध्यक्ष, दूसरे के, तीसरे के कौन है? पहले संगम के अध्यक्ष ऋषि अगस्त थे। दूसरे के ऋषि अगस्त के साथ साथ जो है एक बहुत ही बड़े तमिल कवि हुए हैं जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा है तोलाकापियम। उनके ग्रंथ के रचनाकार जिनका नाम है तोलाकापिर, ये भी इसके अध्यक्ष थे। और तीसरी जो सभा हुई थी या तीसरा संगम हुआ था, इसके अध्यक्ष थे दोस्तों नकीर। संगम काल के अंदर हम लोग 3 वंशों के बारे में पढ़ते हैं, चेर, चोल
और पांडे, इनके इन तीनों के प्रतीक चिन्हों के बारे में पूछा जाता है। तो चेर वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो है धनुष और बाण, चोल वंश का जो प्रतीक चिन्ह है वो चीता है दोस्तों, और पांडे वंश का जो सबसे प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, वो है मछली। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी क्रिया में कौन सा वर्णक पिगमेंट का कार्य करता है, यानी कि पिगमेंट कौन सा होता है। तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता है पत्तियों के द्वारा होता है, और पत्तियों का हरा रंग जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, क्लोरोफिल के कारण। साथ ही प्रकाश संश्लेषण में आप लोग याद रखेंगे कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल को ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं, यानी कि भोजन का फॉर्मूला जो है C6H12O6 होता है। और साथ में कौन सी गैस छोड़ते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और किसकी उपस्थिति में, या सनलाइट की उपस्थिति में। और इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। तो आप सबके आगे 6 लगा, तो ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछी गई है। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पौधे अपना जो है भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के समय जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। तो रंध्र जो है पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इनको रंध्र कहते हैं। और रंध्र जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करते हैं। और साथ ही जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है ये भी कहां से होती है, ये प्रकाश संश्लेषण के साथ जो ये वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है ये रंध्रों के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन 2 राज्यों के लिए एक ही हाई कोर्ट है, एक ही उच्च न्यायालय। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंजाब और हरियाणा। पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन तीनों का एक ही हाई कोर्ट है जो चंडीगढ़ के अंदर है। साथ ही कई बार पूछा जाए कि किन राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, और तो आप लोग याद रखेंगे मिजोरम, उसके साथ में अरुणाचल प्रदेश, आसाम और नागालैंड, इन चारों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है जो आसाम के गुवाहाटी के अंदर है। तो इसको भी याद रखेंगे। गोवा और महाराष्ट्र 2 राज्य और है, गोवा और महाराष्ट्र, इनका भी जो है एक ही हाई कोर्ट है जो मुंबई के अंदर है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीवों को क्या नाम है। जो दलहन के पौधे होते हैं दोस्तों, उन दलहन की पौधों की जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम, यही नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता क्या है, तो कभी भी पौधे नाइट्रोजन गैस के रूप में यूज नहीं कर पाते, तो नाइट्रोजन गैस को नाइट्रेट या नाइट्राइट के रूप में बदलने को ही हम लोग नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कौन करता है, राइजोबियम करता है। साथ ही जो केंचुआ है इसको हम लोग किसान का मित्र भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये वर्मी कंपोस्ट नाम का खाद बनाता है, वर्मी कंपोस्ट बनाता है। ट्रिप्नोसोमा एक प्रकार का प्रोटोजो है, और इससे एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस या सोने की बीमारी। इकोलाई जो है हमारे दांत के अंदर, हमारी जो छोटी आंत है या फिर हमारी आंत है, इस आंत के अंदर पाया जाने वाला जीवाणु कौन सा है, इकोलाई। भारत की संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने थे। भारत की संविधान सभा की बात करें तो भारत की संविधान सभा की 3 बैठकें हुई, एक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और एक 13 दिसंबर 1946 में। पहली सभा के अंदर जो है सच्चिदानंद सिन्हा को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, और दूसरी बैठक के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और तीसरी जो बैठक हुई थी इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव जो है वो पेश किया था संविधान का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस महाद्वीप से होकर तीनों काल्पनिक रेखाएं कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफ्रीका से। 0 डिग्री अक्षांश, 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। 23.5 डिग्री साउथ को हम लोग मकर रेखा कहते हैं दोस्तों, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, और 0 डिग्री को हम लोग जो है भूमध्य रेखा कहते हैं। तो ये तीनों जो है अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और बात करें अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसके अंदर 54 देश है, और 54 देशों में सबसे बड़ा, और ये ध्यान रखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा और सबसे छोटा देश कौन सा है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है दोस्तों अल्जीरिया, और सबसे छोटा देश उसका नाम है गाम्बिया, जिसकी राजधानी है घाना। और अल्जीरिया की राजधानी दोस्तों अल्जीरियस है। और उसके साथ आप लोग अफ्रीका के बारे में एक और बात याद रखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी नील, और विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जिसका नाम है सहारा रेगिस्तान, ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता मापने को क्या कहा जाता है, मापने वाले पैमाने को क्या कहते हैं। तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को हम लोग दोस्तों सिस्मोग्राफ कहते हैं, लेकिन यहाँ पे पैमाने पूछा है तो भूकंप की तीव्रता मापने वाले पैमाने को हम लोग रिक्टर पैमाना कहते हैं। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर रिक्टर पैमाना 7 से ज्यादा हो जाए तो भूकंप कैसा माना जाता है, विनाशकारी भूकंप माना जाता है। भूकंप की 3 प्रकार की तरंगे होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और लॉन्गिट्यूडनल। प्राइमरी तरंगे जो ये सबसे तेज होती है, ये क्वेश्चन यहाँ सभी पॉइंटों से जो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, तो ध्यान से सुने। और ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है लॉन्गिट्यूडनल, ये तरंगे सबसे विनाशकारी होती हैं, सबसे विनाशकारी, सबसे स्लो होती हैं और सबसे ज्यादा विनाशकारी होती हैं।
और भूकंप की तरंगें जिस पॉइंट पे आके मिलती है उस पॉइंट को भूकंप का एपिसेंटर बोलते हैं दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्ट्रॉइड किन दो ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? यानी कि एस्ट्रॉइड जो है वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके साथ ही आप लोग धूमकेतु के बारे में भी याद रख सकते हैं। धूमकेतु यानी कि पुच्छल तारे जो है वो वरुण ग्रह की कक्षाओं के बाहर पाए जाते हैं, जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। और ये जो पुच्छल तारे हैं वो गैसों के बने होते हैं, यानी कि ठोस गैसों के बने होते हैं। साथ ही जो प्रसिद्ध पुच्छल तारा है जिसका नाम है हेली जो पुच्छल तारा है वो 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। अंतिम समय में जो है ये 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार ये संभावना है कि 2061 में दिखाई दे। अगला क्वेश्चन है, हमारा मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और आप अगर फ़ारेनहाइट में याद रखें तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जो हमारा सामान्य तापमान जो है, हमारे शरीर का तापमान, वो थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। लेकिन जो बहुत ही ज्यादा तापमान होता है, हाई टेम्परेचर जो होता है, उच्च तापमान, उसको पाइरोमीटर से मापा जाता है। पाइरोमीटर नाम के यंत्र से उच्च तापमान मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 मार्च को। 8 मार्च के अलावा आप लोग मार्च वाले और डे याद रखेंगे। 3 मार्च को रक्षा दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 4 मार्च को सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस मनाते हैं। उसके साथ 15 मार्च जो है उसको उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को सबसे महत्वपूर्ण जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। और 24 मार्च वाला सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है टीबी डे यानी कि क्षय रोग दिवस। कब मनाया जाता है? 24 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान कितना होता है? तो कंप्यूटर विज्ञान में जो 1 केबी होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है। कंप्यूटर विज्ञान में जो स्टोरेज की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है बिट दोस्तों। और बिट जो है 4 बिट मिलके एक निब्बल बनता है, और 8 बिट मिलके एक बाइट बनता है दोस्तों। और 1024 बाइट मिलके एक केबी बनता है। फिर 1024 केबी मिलके एक एमबी, फिर एक टीबी, फिर एक एमबी। एक एमबी के बाद में दोस्तों एक जीबी बनता है। एक जीबी के बाद में एक टीबी बनता है, और उसके बाद में एक पीबी यानी कि पेंटाबाइट बनता है। अगला क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व किसके लिए प्रसिद्ध है? जो कुमार गंधर्व है वो गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कुमार गंधर्व गायन शैली के लिए प्रसिद्ध है। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कुमार गंधर्व एक पुरस्कार भी दिया जाता है। उसके साथ इनके नाम का एक समारोह भी आयोजित किया जाता है मध्य प्रदेश के देवास जिले में। गायन शैली में और याद नाम रखेंगे तो ए आर रहमान का आप लोग नाम याद रख सकते हैं, जिनको जो है स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए जो है वो ऑस्कर अवार्ड भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित जो नॉर्मन बोरलॉग है उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, लेकिन खाद्य क्षेत्र में या कृषि क्षेत्र में कभी भी पुरस्कार नहीं दिया जाता। तो इनको किस क्षेत्र में दिया गया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शांति के क्षेत्र में। बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इसकी स्थापना 1900 में हुई थी। और अल्फ्रेड नोबेल जो है वो स्वीडन देश के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे। और इन्होंने जो खोज की थी वो किसकी की थी? वो डायनामाइट की खोज की थी, जो एक विस्फोटक पदार्थ होता है डायनामाइट। और नोबेल पुरस्कार की बात करें तो टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और इनकी घोषणा अक्टूबर में होती है, और हर वर्ष दिसंबर में इनको प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ईईजी तकनीक किस क्रिया से संबंधित है? ईईजी तो तकनीक जो होती है ईईजी वो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है। इसके साथ आपको ईसीजी भी पूछ ले, इकोकार्डियोग्राफ, ये हमारे हृदय से संबंधित होता है। और हमारी जो एमआरआई होती है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ये हमारे पूरे शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करती है। आंतरिक अंगों की जांच जो है एमआरआई के द्वारा की जाती है। उसके साथ आप लोग ये भी पूछा जाए कि कृत्रिम अपवन जो होता है डायलिसिस, वो किस अंग से संबंधित होता है? तो कृत्रिम अपवन हमारे किडनी यानी कि वृक्क से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग जो है पीला होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन के कारण। और बात करें दूध की, तो दूध में एक प्रोटीन होता है जिस प्रोटीन का नाम है केसिन प्रोटीन, दूध में होता है। दूध जो है विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत होता है। साथ में खनिज लवणों में बात करें तो कैल्शियम का बहुत अच्छा स्रोत होता है। दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापी जाती है। दूध को दही में बदलने वाला एक जीवाणु होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। और बात करें दूध उत्पादन की, तो विश्व में भारत पहले स्थान पर है, और भारत में राजस्थान दूध उत्पादन के मामले में पहले स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया कैसा रोग है? तो डिप्थीरिया एक प्रकार का संक्रामक रोग है, और ये किससे होता है? ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है।
बात करें रोगों की, तो रोग हमारे शरीर के अंदर दो प्रकार के होते हैं, एक तो जन्मजात होते हैं और एक उपार्जित रोग होते हैं। जन्मजात रोगों में आप लोग 3 रोगों के नाम याद रखेंगे, जो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, एक तो रक्तांधता, दूसरा हमारा हीमोफीलिया, और तीसरा जो है वो सिकल सेल एनीमिया। ये 3 रोग जो जन्मजात होते हैं और बाकी होते हैं उपार्जित, जो जन्म के बाद होते हैं। और जन्म के बाद होने वाले रोग भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो संक्रामक होते हैं और एक असंक्रामक होते हैं। असंक्रामक रोगों में सबसे महत्वपूर्ण होता है कैंसर, जो कभी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, साथ में जो है एलर्जी याद रख सकते हो आप लोग। संक्रामक रोग जो है वो कई तरीकों से फैल सकते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा फैल सकते हैं, वायरस के द्वारा, फंगस के द्वारा, कवक के द्वारा फैल सकते हैं और प्रोटोजोआ के द्वारा फैल सकते हैं। और जो डिप्थीरिया होता है ये किसके द्वारा फैलता है? ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 21, पीलिया रोग हमारा कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया रोग से जो हमारे शरीर का यकृत यानी कि जो लीवर है वो प्रभावित होता है। यकृत की बात करें तो यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये जो है एक प्रकार की एक्सोक्राइन ग्लैंड है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में कई पूछा जाता है कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो वो थायराइड ग्रंथि है। थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है और ये थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, और थायरोक्सिन की कमी से, यानी कि थायरोक्सिन जो है इसको आयोडीन की आवश्यकता होती है। थायरोक्सिन अपना काम करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से हमारी जो थायराइड ग्रंथि ये सूज जाती है। बात करें लीवर की, तो लीवर जो है ये पित्त रस का स्त्रावण करता है। जो पित्त रस जो है वो पित्ताशय के अंदर स्टोर होता है और ये काम क्या करता है? ये वसा के पायसीकरण का कार्य करता है। वसा का पायसीकरण क्या होता है कि वसा की बड़ी गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में तोड़ने को वसा का पायसीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं? तो कंप्यूटर का दिमाग हम जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि सीपीयू को कहते हैं। बात करें कंप्यूटर की खोज की, तो कंप्यूटर की खोज का श्रेय जो है वो चार्ल्स बेबेज को जाता है, यानी कि चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का सबसे पहला जो बनने वाला जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था उसका नाम दोस्तों था एनियाक, जिसको अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनी, कंप्यूटर कंपनी जिसका नाम आईबीएम, इसने बनाया था। और अब जो सुपर कंप्यूटर है इनसे भी पूछा जाता है कि सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो विश्व में, वर्ल्ड में सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था एलियाक 4, और हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे पहला सुपर कंप्यूटर था उसका नाम था परम 8000। अगला क्वेश्चन है मछलियों के यकृत के अंदर किसकी प्रचुरता, यानी कि कौन सा विटामिन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी होता है। बाकी अन्य विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके भी स्रोतों के आप लोग नाम याद रख सकते हैं। विटामिन ए का अच्छा स्रोत गाजर होती है दोस्तों, और आप फलों में याद रखते हैं तो सेव जो है वो विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। बात करें विटामिन बी का, जो विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत दूध होता है। सी का अच्छा स्रोत होता है आंवला या फिर खट्टे फल कोई सा भी। विटामिन डी का जो है वो मछली के यकृत का तेल होता है। विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों आलू और कद्दू, और विटामिन के का सबसे अच्छा स्रोत होता है दोस्तों टमाटर। बात करें इसकी कमी से होने वाले रोग की, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होती है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है जो बच्चों में होता है, और बड़ों में जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस नाम का एक रोग होता है। विटामिन ई की कमी से इनफर्टिलिटी यानी कि बांझपन होता है, और विटामिन के की कमी से जो है वो रक्त का थक्का नहीं बनता। अगला क्वेश्चन है मुख्य रूप से किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ है? तो हमने पिछली वीडियो में भी अध्ययन किया था, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सती प्रथा का अंत जो है वो राजा राम मोहन के कार्यों से हुआ है। और सती प्रथा का अंत 1829 में हुआ है, जो लॉर्ड विलियम बेटिंग ने इसका अंत किया था। उसके साथ राजा राम मोहन राय के बारे में बात करें तो इन्होंने 2 बहुत बड़े संगठन बनाए थे। भारत के समाज सुधारक कहे जाते हैं, आधुनिक भारत के जनक भी इनको कहा जाता है। आधुनिक भारत के जनक या भारतीय पुनर्जागरण के जनक भी राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने एक समाचार पत्रिका लॉन्च की थी जिसका नाम था संवाद कौमुदी, ये भी जो है राजा राम मोहन राय ने लॉन्च की थी। इसके साथ इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, और इससे पहले इन्होंने 1815 में आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। और जो कलकत्ता है, कलकत्ता के अंदर जो वेदांत कॉलेज है, इसकी स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने ही की थी। अगला क्वेश्चन है 1945 में अणु बमों के गिराए यानी कि परमाणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में स्थित है? तो नागासाकी और हिरोशिमा जो है वो विश्व के जापान देश के अंदर स्थित है, और इनके ऊपर परमाणु हमले जो है वो अमेरिका ने किए थे। और कब किए थे? तो 1945 में किए थे। एक 6 अगस्त को किया गया था और एक 9 अगस्त को किया गया था, 9 अगस्त 1945 को। पहला हमला हिरोशिमा पे किया गया था और दूसरा नागासाकी पे किया गया था। यहाँ पे जो परमाणु बम गिराया गया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन।
और ये इसलिए गिराए गए थे क्योंकि उससे पहले 1941 में अमेरिका के एक सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा था जिसका नाम था पर्ल हार्बर। इसके ऊपर जापान ने जो है वो एक बमबारी की थी। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य पर अकबर की विजय होने की स्मृति में बुलंद दरवाजे का निर्माण किया गया? अकबर ने जो है कहां विजय करने पर जो है बुलंद दरवाजा बनाया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात विजय पर। इसके साथ आप लोग अकबर के बारे में और याद रखेंगे, अकबर ने जो पहला युद्ध लड़ा था वो 1556 में लड़ा था जिसका नाम था पानीपत का दूसरा युद्ध, जिसमें उसने जो है हेमू विक्रमादित्य को हराया था। और उसके साथ याद रखेंगे अकबर का जो संरक्षक था उनका नाम था बैरम खां। 1576 में अकबर का जो है हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था महाराणा प्रताप के साथ। उसके साथ आप अकबर के बारे में ये याद रख सकते हैं, अकबर ने जो है वो मनसबदारी प्रथा शुरू की थी। इन्होंने जो है वो जजिया का अंत भी अकबर ने ही किया था। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना भी अकबर ने की थी। साथ में न्याय की जंजीर भी किसने शुरू की थी? अकबर ने की थी। अकबर की जो आत्मकथा है उसका नाम है अकबरनामा, जिसको अबुल फजल ने लिखा है। साथ में एक और पुस्तक है जिसका नाम है आईने अकबरी, उसको भी अबुल फजल ने ही लिखा है। अगला क्वेश्चन है, सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया? तो 1857 की क्रांति का जो लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। और अन्य जगहों की बात करें तो कानपुर के अंदर इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। और बिहार जगदीशपुर के अंदर जो है कुंवर सिंह ने किया था। साथ ही बरेली की याद करें तो खान बहादुर जो थे उन्होंने बरेली के अंदर नेतृत्व किया था। इलाहाबाद के अंदर नेतृत्व लियाकत अली ने किया था। फैजाबाद के अंदर जो है मोहम्मद या मौलवी अहमदुल्ला है, इन्होंने फैजाबाद के अंदर जो है वो नेतृत्व किया था। दिल्ली का नेतृत्व बहादुर शाह जफर और झांसी जो थी, झांसी का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा किसने लिखी है? तो बाबरनामा लिखी है बाबर खुद ने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके साथ में और मुगल बादशाहों की आत्मकथाएं जैसे शाहनामा है, हुमायूंनामा है, अकबरनामा है, इनको भी याद रखें। शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है और हुमायूंनामा को गुलबदन बेगम ने लिखा है। और अकबरनामा को या आईने अकबरी दोनों को किसने लिखा है? वो अबुल फजल ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, धातु तार में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है? तो धातु तार के अंदर जो है विद्युत धारा का प्रवाह प्लस से माइनस की तरफ होता है। और प्लस से माइनस की तरफ किसके द्वारा होता है? वो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से होगा इलेक्ट्रॉनों के कारण। और जब भी विद्युत धारा में जो प्लस सिरा होता है वो धनात्मक सिरा, उसको हम लोग एनोड कहते हैं। और जो ऋणात्मक सिरा होता है उसको हम लोग कैथोड कहते हैं। इसके साथ ही आप लोग याद रखें कि विद्युत धारा में यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विभवांतर यानी कि वोल्ट, और उसके साथ आप लोग याद रखेंगे वोल्ट को जो है, विभवांतर को जो है हम लोग पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विभवांतर। साथ में आप लोग याद रखेंगे प्रतिरोध। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। और प्रतिरोध का मात्रक जो होता है वो ओम होता है। साथ ही यंत्रों का ध्यान रखेंगे, विद्युत धारा का मापन गैल्वेनोमीटर और एमीटर की सहायता से किया जाता है। पोटेंशियल यानी कि विभवांतर का मात्रक वोल्ट मीटर की सहायता से किया जाता है। और प्रतिरोध का मात्रक या प्रतिरोध का जो मापन होता है वो ओम मीटर के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ध्वनि को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम जो है माइक का होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए से होगा। स्पीकर जो है ये उल्टा काम करता है, यानी कि ध्वनि विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में चेंज करता है। बल्ब जो है ये प्रकाश विद्युत को प्रकाश ऊर्जा में से चेंज करता है। और माइक्रोवेव जो है ये विद्युत को ताप ऊर्जा या ऊष्मा ऊर्जा में चेंज करता है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है? तो गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर होता है। और गेहूं के साथ साथ कुल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। साथ में आलू उत्पादन में भी और गन्ना उत्पादन में भी जो है वो भारत के अंदर प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, संसद में 3 दशक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अटल बिहारी वाजपेयी जी। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो भारत के 10वें प्रधानमंत्री बने थे जो कांग्रेस से नहीं थे। ये जो है भारत के कुल 3 बार प्रधानमंत्री बने। जब ये पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो इनकी सरकार जो है सिर्फ मात्र 13 दिन तक चली थी। इन्होंने जो है वो संसद में 3 दशक पुस्तक लिखी है। साथ में जो है लोकसभा के अंदर टोटल 9 बार सदस्य चुने गए हैं। और 1977 वाला इनको बहुत ही अच्छी वाकया है, वो आपको याद रखेंगे कि 1977 में यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय या पहले व्यक्ति बने हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। और पहली बार जो प्रधानमंत्री बने 13 दिनों का शासन था। उसके बाद जब
1992 के अंदर इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, और 1998 में जो पोखरण के अंदर परमाणु परीक्षण हुआ था वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के अंदर हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF मॉनेटरी फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉशिंगटन DC। IMF और वर्ल्ड बैंक दोनों का मुख्यालय जो है वॉशिंगटन DC के अंदर है। IMF के बारे में और बात ध्यान रखें, इसके टोटल सदस्य जो है वो 190 देश सदस्य है, और IMF की जो मुद्रा है उसको हम लोग SDR कहते हैं। उसके साथ IMF के बारे में आपको बात ध्यान रखनी थी, इसकी स्थापना 1944 में हुई थी, और इसके वर्तमान में जो निदेशक है उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और 3 सभाएं हुई थी, यानी कि 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 को। तो 9 दिसंबर को पहले अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। और एक दो बातें मैं आपको और बताता हूं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है, कि जो संविधान का है वो सबसे पहले सलाह किसने दी थी कि संविधान बनानी चाहिए, यानी कि संविधान बनाने का विचार या संविधान सभा बनाने का विचार जो है वो MN रॉय ने दिया था, यानी कि MN रॉय। ये MN रॉय अलग है, और जब संविधान सभा बनी तो संविधान सभा की जो है संवैधानिक सलाहकार किसको बनाया गया? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार वो बनाया गया था दोस्तों BN रॉय को। ये दोनों अलग अलग है दोस्तों, इनको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। काकोरी डकैती घटना के जो है नायक कौन है? जो काकोरी डकैती या काकोरी षड्यंत्र हुआ था उसके नायक कौन थे? तो वो थे राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के जो है वो एक क्रांतिकारी थे। इनके साथ और भी कई क्रांतिकारी थे, जैसे अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, केशव चक्रवर्ती, और भी इनके साथ थे, तो जैसे मुकुंदीलाल, बनवारी लाल, ये भी इनके साथ जो है काकोरी षड्यंत्र के अंदर शामिल थे, और इनको जो है फांसी भी दी गई थी। गोरखपुर में जो है इनको फांसी दी गई थी राम प्रसाद बिस्मिल को। और काकोरी कांड कब हुआ था? तो ये 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी कांड को इन्होंने अंजाम दिया था। अगला क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के दोनों अधिवेशनों को बुलाने का काम जो है वो राष्ट्रपति का होता है, ऑप्शन नंबर ए से होगा। और अनुच्छेद 123 के अंदर जो है राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों को बुलाने का अधिकार है। दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को जो है वो निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा की टोटल 552 सीटें हैं भारत के अंदर, और निम्न राज्यसभा की जो है टोटल 250 सीटें हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और जब इन दोनों की बैठक होती है तो उनकी अध्यक्षता कौन करता है? उनकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो संयुक्त बैठक का अध्यक्षता जो है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर इंडिविजुअली इनकी अगर बैठक होती है तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा का अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, प्रथम भक्ति आंदोलन का आयोजन किसने किया था? पहला भक्ति आंदोलन का आयोजन ऑप्शन नंबर डी से होगा, रामानुजाचार्य ने किया था। भक्ति आंदोलन की शुरुआत की बात करते हैं, दक्षिण भारत से शुरुआत हुआ, तमिलनाडु से, और दक्षिण भारत में इनको शुरुआत किया था अलनार और नयनार संतों ने। अलनार और नयनार संतों ने जो है इस भक्ति आंदोलन को शुरू किया था, और इसको जो सबसे पहले आयोजन किया था उसका किया था रामानुजाचार्य ने। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था विशिष्टाद्वैतवाद का। ये बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? वो रामानुजाचार्य ने दिया था। उत्तर भारत के अंदर जो है भक्ति आंदोलन के जनक किसको कहा जाता है? उत्तर भारत के अंदर रामानंद को कहा जाता है। और रामानंद जो है वो और कोई नहीं, ये रामानुजाचार्य के ही शिष्य थे। और रामानंद के भी 2 बड़े कवि जिनका हम कई बार सुनते हैं, इनके शिष्य थे, एक कबीर और एक सूरदास। कबीर और सूरदास किसके शिष्य थे? वो रामानंद के थे। और बात करें इनके यानी कि रामानुजाचार्य, इनके गुरुजी कौन थे? तो इनके गुरुजी का नाम था यमुनाचार्य जी महाराज। तो यमुनाचार्य जी जो एक अलवार संत थे, इनके जो है गुरुजी थे। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ लाइन किन 2 देशों के बीच में स्थित है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। कई बार और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारत और चीन के बीच में जो है वो एक मैकमोहन रेखा है। भारत और म्यांमार के बीच में नहीं पूछा जाता, भारत और पाकिस्तान में रेड क्लिफ रेखा। इसका सही आंसर होगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो है वो डूरंड रेखा है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डूरंड रेखा बोलते हैं। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा क्लीमेंट एटली। ये भारत के जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे।
इसके साथ एक और क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जब 1857 की क्रांति हुई थी उस समय पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय थे पामस्टन जो थे, वो उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। और रानी की बात करें तो उस समय रानी विक्टोरिया इंग्लैंड की महारानी थी। और जब भारत आजाद हुआ उस समय रानी एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो भारत इंग्लैंड की महारानी थी। इसका हाल ही में निधन हुआ है, यानी कि 2022 में ही इसका निधन हुआ है और ये 92 साल के होकर जो है इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, चिल्का झील जो है भारत के किस राज्य में? चिल्का झील जो है ओडिशा में भारत की सबसे बड़ी झील है। ये खारे पानी की झील है और ये एक प्रकार की लेगून झील है। समुद्रों से जो झीलें बनती है उसको हम लेगून झीलें बोलते हैं। और दो महत्वपूर्ण लेगून झीलें और भी है, एक कोलेरू है और एक दोस्तों पुलिकट है। ये पुलिकट और कोलेरू दोनों आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी महत्वपूर्ण लेगून झीलें हैं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर की वूलर झील है। और जो महाराष्ट्र की एक लोनार झील है वो एक प्रकार की क्रेटर झील है, यानी कि ज्वालामुखी के मुंह पर बनी यानी कि क्रेटर झील है। इसके साथ आप विश्व की भी याद रख सकते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है और विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो लेक सुपीरियर है। विश्व की सबसे गहरी झील बेकाल झील रशिया के अंदर है और विश्व की सबसे ऊंची झील जो है वो टिटिकाका है। और भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? वो चोलामू है जो सिक्किम के अंदर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा के शिखर जो है वो किन पहाड़ियों पर स्थित है? तो दक्षिणी भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा जो है वो नीलगिरी का है, जो है हिस्सा है या फिर नीलगिरी पर स्थित है। इसके साथ और पूछा जाता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पहले नंबर पे कौन है? तो है अनाई मुंडी। और अनाई मुंडी जो है वो किसका हिस्सा है? वो अनामलाई का हिस्सा है। पश्चिमी घाट पर्वत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, इसका नाम है काल सुबाई। और पूर्वी घाट का भी पूछा जाता है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम महेंद्रगिरी है। और सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों धूपगढ़ या धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत जो है 3 भागों में बटा हुआ है, महादेव, मेकाल और अमरकंटक, 3 प्रकार की पहाड़ियां। अमरकंटक से जो है सोन और नर्मदा नदी भी निकलती है। जमीन का एक ऐसा हिस्सा जो अन्य 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ उसको क्या बोलते हैं? यानी कि जमीन का वो हिस्सा जिसमें 1 2 3 साइड से पानी होता है उस भाग को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रायद्वीप। यानी कई बार पानी का भी पूछा है, पानी का हिस्सा जो 3 तरफ से जमीन से घिरा हुआ हो उसको हम लोग खाड़ी बोलते हैं दोस्तों। और जमीन का वो हिस्सा जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसको हम लोग आइलैंड या द्वीप कहते हैं। और विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो ग्रीनलैंड है। एक और क्वेश्चन बनता है कि विश्व का सबसे बड़ा वो द्वीप कौन सा है जिसके चारों तरफ पानी जो है वो नदी का पानी है, यानी कि नदी द्वीप कौन सा है? वो सबसे बड़ा माजुली जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। वो भारत के असम राज्य के अंदर है, जिसके चारों तरफ कौन सी नदी बहती है? वो ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। क्वेश्चन नंबर 43 है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो है अभ्यारण्य है वो कहां पर है? तो सुल्तानपुर और कालेसर, ये 2 नेशनल पार्क आप लोग याद रखेंगे, ये दोनों हरियाणा के अंदर है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके साथ ही आप नेशनल पार्क में कुल याद रखेंगे कि भारत के अंदर टोटल 106 नेशनल पार्क है और सबसे ज्यादा नेशनल पार्क जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क की बात करें तो वो हेमिस नेशनल पार्क है जो लद्दाख के अंदर है। और सबसे पुराना नेशनल पार्क की बात करें तो वो है जिम कार्बेट जो उत्तराखंड के नैनीताल में है। ये 1936 में बना था और इसका पुराना नाम जो है वो हेली नेशनल पार्क था। उसके साथ में और क्वेश्चन बनता है कि जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभ्यारण्य वो भारत के अंदर टोटल कितने हैं? तो 573 वन्य जीव अभ्यारण्य है और सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कच्छ का रण जो है वो सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। टाइगर रिजर्व की बात करें तो भाई भारत के अंदर टोटल 54 टाइगर रिजर्व है और भारत का सबसे पहला टाइगर रिजर्व जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व है। उसके साथ बायोस्फीयर रिजर्व भी पूछा जाता है, यानी कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। भारत में टोटल 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, सबसे बड़ा कच्छ का रण है। और सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की बात करें तो है नीलगिरी। इसके साथ जो है बर्ड सेंचुरी भी पूछी जाती है, यानी कि पक्षी अभ्यारण्य। तो भारत के अंदर टोटल 72 पक्षी अभ्यारण्य है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड का पुराना नाम क्या है? नीदरलैंड का पुराना नाम ऑप्शन नंबर बी से होगा हॉलैंड है। और नीदरलैंड जो है इसको पवन चक्कियों की भूमि भी कहा जाता है। उसके साथ नीदरलैंड में आप लोग याद रखेंगे इसकी राजधानी एम्स्टर्डम है और एम्स्टर्डम में 1928 में ओलंपिक हुए थे और इन ओलंपिक में भारत ने अपना पहला मेडल जीता था हॉकी के अंदर और वो पहला मेडल कौन सा था? गोल्ड जीता था। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। और 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक से ही ओलंपिक के अंदर जो है वो मशाल जलाने की प्रथा शुरू हुई है। और एक यह भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि जो मशाल जलाई जाती है वो किससे जलाई जाती है? वो सूर्य के प्रकाश से जलाई जाती है। राज्यसभा की अधिकतम सीटें कितनी होती है? तो राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 होती है। संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन एक निम्न सदन। उच्च सदन राज्यसभा जिसकी 250 सीटें होती है और निम्न सदन लोकसभा जिसकी 552 सीटें होती है। वर्तमान में 545 सीटें हैं
और इसमें जो है 245 वर्तमान में सीटें हैं। बात करें मनोनीत यानी कि राष्ट्रपति भी मनोनीत करता है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और लोकसभा के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है और लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता सेनानियों का प्रमुख स्थल इंडिया हाउस कहां स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा इंडिया हाउस जो है वो लंदन में स्थित है। इसको हमने पहले भी क्वेश्चन में पढ़ा है। और इंडिया हाउस की स्थापना की बात करें तो इसको 1905 में स्थापना हुई थी। श्याम जी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। और श्याम जी कृष्ण वर्मा से कौन मिली थी? मैडम भीकाजी कामा जो है भारत से जब इंग्लैंड गई थी वो श्याम जी कृष्ण वर्मा से मिली थी। और मैडम भीकाजी कामा के बारे में आप लोग याद रखते हैं कि जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराने वाली पहली महिला कौन थी या पहला व्यक्ति कौन था? वो मैडम भीकाजी कामा थी। बात करें इंडिया हाउस की तो इंडिया हाउस जो है एक क्रांतिकारियों का अड्डा था। यहाँ से एक क्रांतिकारी थे जिनका नाम था मदन लाल ढींगरा। और ढींगरा ने जो है ब्रिटेन के संसद के अंदर एक कर्जन वाइली नाम के व्यक्ति की ऑफिसर की जो है कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। अगला क्वेश्चन है, वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। एडम स्मिथ जो है वो स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनको अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मोरल सेंटीमेंट। इसको भी आप लोग याद रखेंगे दोस्तों। और भारत के अंदर अर्थशास्त्र में भी आप लोग याद रखेंगे, भारत में अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो अभिजीत बनर्जी को पहली बार दिया गया था। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो रिजर्व बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1935 को हुई थी। रिजर्व बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के अंदर है, ये भी याद रखेंगे। रिजर्व बैंक के जो पहले अध्यक्ष या गवर्नर बने थे वो कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो वो सीडी देशमुख, ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? वो है शक्तिकांत दास है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस वैज्ञानिकों को भौतिक में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सीवी रमन को। सीवी रमन ऐसे पहले वैज्ञानिक है जिनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है भारत के। इसके साथ भारत के साहित्य के अंदर, शांति के अंदर और अर्थशास्त्र, मेडिसिन यानी कि चिकित्सा में, इनमें भी आप लोग याद रखेंगे। साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार भारतीय को दिया गया था, वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। शांति में मदर टेरेसा को पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और अर्थशास्त्र में अभिजीत बनर्जी को दिया गया था। और मेडिसिन में जो है डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, बस ड्राइवर के पास लगा दर्पण जो होता है वो कैसा होता है? यानी कि गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है वो किसका कौन होता है? वो होता है उत्तल दर्पण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सही, उत्तल दर्पण। बात करें अवतल दर्पण, इसका यूज कहाँ होता है? तो अवतल दर्पण का यूज जो है वो सेविंग मिरर में होता है, यानी कि जो सेविंग करते हैं वो सेविंग मिरर में। इसके साथ ही अवतल दर्पण का गाड़ियों के हेडलाइट जो होते हैं उन गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। और जो डॉक्टर होते हैं आंख कान यानी कि ईएनटी स्पेशलिस्ट होते हैं, आंख कान गला रोग के जो डॉक्टर होते हैं या फिर जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, ये डॉक्टर भी अपने पास कौन सा शीशा रखते हैं? वो अवतल दर्पण रखते हैं। तो आज हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। और मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। और वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करवाता हूँ ताकि आपको ज्यादा समय भी ना लगे और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एकदम जल्दी से जल्दी करवा सकूं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।